ये चलो देखते हैं RH फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज RH फैक्टर। देखिए RH एक प्रोटीन है, RH एक प्रोटीन है जो 417 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है। RH एक प्रोटीन है जो 417 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है, इनसे मिलकर RH फैक्टर बना होता है। सर्वप्रथम RH फैक्टर की खोज, RH कारक की खोज मक्काकारिसस नामक बंदर में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वप्रथम RH कारक की खोज मक्काकारिसस नामक बंदर में की गई। दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। RH एक प्रोटीन है जो 417 अमीनो अम्ल की बनी एक श्रृंखला होती है और RH कारक की खोज मक्काकारिसस नामक बंदर में की गई। पूछा जाता कौन से जानवर में इसकी खोज हुई या जानवर बंदर का नाम क्या है, तो मक्काकारिसस नामक बंदर में सबसे पहले RH फैक्टर की खोज की गई। और RH फैक्टर कणिकाओं के अंदर पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। विश्व में करीब 85%, 85, विश्व में करीब 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव और शेष व्यक्ति RH नेगेटिव होते हैं, यानी कि 15% व्यक्ति होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करते हैं, RH फैक्टर एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो 417 अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम मक्काकारिसस नामक बंदर में की गई है और ये RBC की सतह पर पाया जाने वाला RH फैक्टर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। विश्व में करीब 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव होते हैं और शेष 15% व्यक्ति 15% व्यक्ति होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। आपने पढ़ा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। मनुष्य में 5 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य में 5 प्रकार के RH फैक्टर पाए जाते हैं। मनुष्य में 5 प्रकार के RH फैक्टर पाए जाते हैं, RH कारक पाए जाते हैं, जिनमें से पहला RSC, दूसरा RSC, तीसरा RHD, चौथा RSE और पांचवा RHE। क्योंकि यह सर्वाधिक रोग प्रतिजनी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण RH कारक कौन सा है? RH कारक D है। RH कारक D 85% व्यक्तियों में RH धनात्मक पाया जाता है विश्व में करीब, और 15% विश्व में करीब RH ऋणात्मक व्यक्ति होते हैं। तो इन RH कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है RH कारक वो होता है RHD, जो 85% होता है इसकी मात्रा, और ये सबसे ज़्यादा रोग प्रतिजनी है। सबसे ज़्यादा रोगाणु में लड़ने की क्षमता होती है RH कारक में, वो होता है RHD। दैट इज क्लियर। अब देखो RH कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण RH कारक D है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक रोग प्रतिरक्षाजनी है। विभिन्न प्रकार के रोगाणु के प्रति लड़ने की सबसे ज़्यादा क्षमता RHD में होती है। प्रतिरक्षी RHD, एंटी RHD महत्वपूर्ण है। अब देखो, जब अपन ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, उस समय रक्त समूह के साथ साथ RH कारक का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। RH कारक की भी जांच होनी बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार ब्लड की ग्रुप की जांच होती है कि आपका ब्लड ग्रुप AB, ABO इनमें से कौन सा है, ठीक उसी प्रकार ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH कारक की भी जांच होनी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्तियों में अलग भिन्न प्रकार का रक्त चढ़ाया जाता है तो उस समय व्यक्ति की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। उसका क्या कारण है, उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह है कि यदि कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव है और उस व्यक्ति का रक्त यदि RH नेगेटिव में स्थानांतरण कर दिया जाए, रूपांतरण कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, यदि कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव है, उस RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए या स्थानांतरण कर दिया जाए, तब व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है।
यदि कोई RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव व्यक्ति के चढ़ा दिया जाए तो कौन सी घटना घटित होगी, क्या होगा। तो इस स्थिति में ग्राही के शरीर में RH कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी जी उत्पन्न होगी। अब प्रतिरक्षी जी क्या है? प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रतिरक्षी जी का मुख्य कार्य होता है यह अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है। अपरा क्या होता है? अपरा प्लेसेंटा। अपरा क्या होता है? हमारी जो नाभिक होती है, जब अपन माँ के भ्रूण में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय मनुष्य को पोषण, उसमें शिशु को पोषण कौन देता है? उस समय अपरा देता है, प्लेसेंटा देता है। तो प्रतिरक्षी जी का मुख्य कार्य होता है, एंटीबॉडी जी का मुख्य कार्य होता है, यह अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है। अब RH पॉजिटिव व्यक्ति अपना रक्त RH नेगेटिव को देता है तो ग्राही के शरीर में RH कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी जी उत्पन्न होती है और प्रतिरक्षी जी का मुख्य कार्य होता है अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंचती है। तो ये क्या करेगी? तो प्रतिरक्षी जी क्या करेगी? हमारे शरीर में जो RBC है उस RBC को नष्ट कर देगी और हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन, 2 प्रकार के हानिकारक पदार्थ हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। हमारे शरीर में बहुत सारी मात्रा में बिलिरुबिन नामक पदार्थ का निर्माण होगा, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर प्लीहा, हमारे शरीर के अंदर यकृत, हमारे शरीर के अंदर किडनी, इनको नष्ट कर देगा और व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो आप समझे कि क्या होगा जब RH धनात्मक वाला व्यक्ति RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति में क्या होगा? जब RH धनात्मक वाला व्यक्ति RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति में अपना रक्त स्थानांतरित करता है तो उस समय RH ऋणात्मक वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि RH कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी जी का निर्माण होगा और ये RBC को नष्ट करने के बाद बिलिरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ का निर्माण कर देगी, जिससे हमारे शरीर में किडनी है, यकृत है, प्लीहा सारे नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसलिए जब भी कभी कभी हॉस्पिटल की लापरवाही में भी ऐसा मामला देखने में आता है, तो जब भी अपना ब्लड डोनेट करते हैं उस समय अपना ग्रुप कौन सा अवश्य ध्यान रखें। जिस समय अपन को ब्लड की जरूरत होती है उस समय अपने साथ में जो भी अभिभावक है या जो भी पेरेंट्स है सोच समझ कर यह कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त चढ़ाने से व्यक्ति की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है और शरीर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंस अंग है, जैसे किडनी है, लीवर है, प्लीहा है, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। उस दौरान व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब इस तरह एक अपन इम्पोर्टेंट घटना देखते हैं। देखो आप देखो सेकेंड, गर्भावस्था के समय यदि माँ RH नेगेटिव तथा गर्भस्थ शिशु, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है उस समय उसको अपन भ्रूण कहा जा सकते हैं, उस समय उसको अपन एम्ब्रियो कह सकते हैं। तो गर्भावस्था के समय यदि माँ RH नेगेटिव तथा गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव हो तो क्या होगा? तब कौन सी घटना घटित होगी? जब शिशु गर्भ में है, गर्भस्थ शिशु है, उस समय माँ है वो RH नेगेटिव है और जो भ्रूण है वो RH पॉजिटिव है, तब कौन सी घटना घटित होगी? उस समय क्या होगा? देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है। देखो आप, तो इस कंडीशन में प्रथम प्रसव के समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है और RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। उस स्थिति में प्रथम शिशु सामान्य स्थिति में रहेगा। प्रथम शिशु को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, प्रथम शिशु को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। और जब माँ RH नेगेटिव और शिशु RH प्लस है तो द्वितीय कंडीशन में, द्वितीय संतति में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। द्वितीय संतति में क्या होगा मैं आपको बताऊं, या तो शिशु बचेगा ही नहीं और यदि शिशु के बचने की संभावना रहती है तो उस बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होगा। उसके बारे में अपन जानते देखो कि प्रथम शिशु तो सामान्य रह जाएगा, क्योंकि माता का रक्त और भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाने के बाद RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा। लेकिन द्वितीय प्रसव के समय बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी जटिलता उत्पन्न होगी, क्योंकि उस समय माता के शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी उस शिशु के भ्रूण में उपस्थित प्रतिरक्षी की आपस में क्रिया होती है और उस क्रिया के कारण उस महिला जो माँ है, उस माँ के शरीर में RBC नष्ट होने लगती है और रक्त समूह विधि द्वारा RBC नष्ट हो जाती है और शरीर में रुधिर लयनता स्टार्ट हो जाती है, शरीर में से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और भ्रूण के गिरने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है।
या तो भ्रूण गिर जाता है और या फिर बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में माता के शरीर में बना प्रतिरक्षी शिशु के भ्रूण में जो प्रतिरक्षी उससे क्रिया करती है, जिसके कारण आरबीसी नष्ट हो जाती है। इस कंडीशन को, इस स्थिति को, इस घटना को रुधिर लयनता कहते हैं या हीमोलाइसिस कहते हैं। रुधिर लयनता के कारण शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है। शिशु जो भ्रूण है वो माता के गर्भ में रुधिर के द्वारा धीरे धीरे पूरा शरीर से उतर जाता है, पूरा रुधिर के रूप में बाहर आ जाता है और शिशु की मृत्यु हो जाती है। या फिर यदि शिशु जीवित रहता है तो वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होगा, बहुत कमज़ोर होगा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से ग्रसित होगा। उस कंडीशन में एक रोग होगा गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैल्स। इस रोग से बचने के लिए प्रसव के 24 घंटों के भीतर आरएचडी का मुख्य टीका लगाया जाता है, जिसके कारण इस घटना को रोका जा सकता है। इसलिए आरएचडी सर्वाधिक रोग प्रतिरक्षाजनी है, इसीलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ यह है इस कंडीशन में, इस घटना में, कि रुधिर लयनता या हीमोलाइसिस क्या होता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैलिस क्या होता है, या रोगम क्या होता है। कि जब उस माँ के शरीर में रुधिर बहना स्टार्ट हो जाता है रक्त समूहन विधि द्वारा, उस कंडीशन में या उस घटना को रुधिर लयनता कहते हैं या हीमोलाइसिस कहते हैं। जो भ्रूण है वो माँ के गर्भ में रुधिर के रूप में बाहर आने लगता है, उस कंडीशन को, उस घटना को रुधिर लयनता कहते हैं। दैट इज क्लियर। फिर गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैलिस किसे कहते हैं, कि यदि वो शिशु जन्म लेता है तो वो कमज़ोर होता है, बहुत सारी हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित होता है। इस रोग को, इस बीमारी को दोस्तों कहेंगे गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैल्स। और अगला है रोगम किसे कहेंगे, यदि इस घटना को रोकने से पहले, प्रसव के 24 घंटे पहले माता को आरएचडी का टीका लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को रोगम कहा जाता है। अब दैट इज क्लियर। रुधिर लयनता, गर्भ रक्ताणु कोरकता या रोगम क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पुट होते हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप भली बात ही जानते हैं कि रुधिर क्या है, रुधिर समूह क्या है, आरएच कारक क्या है, इस चीज़ को भली भांति परिचित है। यदि आप रुधिर के बारे में जानना चाहेंगे तो इसे नेक्स्ट क्लास आप अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि रुधिर से संबंधित जो भी आपके डाउट्स है या एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।